सोल स्टेशन ड्रूइड एपिसोड नंबर 2। एपिसोड की शुरुआत में सूहो दिखाया जाता है, जो अभी भी सोच रहा होता है कि मैंने सारी उम्मीदें छोड़ दी थीं। सूहो को यह भी एहसास होता है कि भले ही उसे अपना असली परिवार वापस मिल गया हो, लेकिन उसने अपने जंगल के परिवार को भी खो दिया है, जिसके साथ उसने हजारों साल बिताए थे, और अब शायद वह उन्हें फिर से देख नहीं पाएगा। फिर सूहो रिपोर्ट देखता है और पाता है कि 2015 में जब डंजन ब्रेक हुआ था तो उससे उसके माता पिता दोनों की मौत हो गई थी और उसमें केवल उसका भाई जुन्हो ही जिंदा बचा है। सूहो तुरंत बिस्तर से कूद जाता है और डॉक्टर से मिलने के लिए दौड़ता है। फिर सूहो डॉक्टर से एक मदद मांगता है, जिस पर डॉक्टर जवाब देता है, मैं क्या मदद कर सकता हूं। फिर सूहो डॉक्टर से कहता है कि उसका छोटा भाई अभी भी जिंदा है और उसे तुरंत उससे मिलने जाना है, लेकिन डॉक्टर उसे शांत करने की कोशिश करता है क्योंकि वह अभी सोसाइटी में वापस जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसे लौटे केवल 2 हफ्ते ही हुए हैं। सूहो सलाह लेने के मूड में नहीं था, इसलिए वह गुस्से से डॉक्टर को जवाब देता है कि वह उसकी अनुमति नहीं मांग रहा है, बल्कि उसे मदद करने के लिए आदेश दे रहा है। डॉक्टर भी उसे और परेशान न करने का फैसला करता है। वह मदद करने के लिए मान जाता है। हम सूहो को अस्पताल से निकलने के लिए बाहर टैक्सी में तैयार देखते हैं। फिर डॉक्टर टैक्सी ड्राइवर को सूहो की हालत के बारे में चेतावनी देता है। सूहो डॉक्टर को थैंक यू बोलकर वहां से निकल जाता है। सूहो के जाने के बाद नर्स डॉक्टर से उसकी मदद करने का कारण पूछती है, क्योंकि डॉक्टर ने उसके सभी मेडिकल बिलों का भुगतान किया और उसके लिए एक टैक्सी भी किराए पर ली। फिर डॉक्टर उसे बताता है कि सूहो एफ रैंकर है, इसलिए सरकार को उसकी परवाह नहीं है, लेकिन उसकी कहानी अभी भी किसी भी कहानी से कहीं अधिक दिलचस्प है जो उसने कभी नहीं सुनी है। डॉक्टर अभी भी उसकी कहानी सुनना चाहता है और उस रहस्यमयी दुनिया में उसके अनुभव और रोमांच के बारे में और जानना चाहता है। जब वे डॉक्टर के कमरे में वापस जाते हैं तो वह नर्स से टूटे हुए हैंडल की मरम्मत करने के लिए कहता है। वह चौंक कर उससे पूछती है कि यह कैसे हुआ। सूहो ही वह व्यक्ति था जिसने यह सब किया। वह सामान्य दुनिया में लौट आया, लेकिन शायद उसकी ताकत, जिसे उसने हजारों सालों के अनुभव से हासिल किया था, अभी भी उसके साथ है, क्योंकि यह दूसरी बार है जब दरवाजे का हैंडल टूटा है। दूसरी तरफ सूहो ट्रैफिक में फंसा हुआ है और अपनी कार के रेडियो पर वह राक्षसों के हमले के बारे में समाचार देखता है। उसे पता चलता है कि राक्षस पूरे शहर में उत्पात मचा रहे थे और बड़े पैमाने पर विनाश कर रहे थे। रक्षा मंत्रालय ने सेना भेजी और स्थिति अब काबू में है। वे राक्षस को मारने में सफल रहे। फिर रेडियो होस्ट SPFC चैंपियनशिप के बारे में बात करता है और बताते हैं कि दुनिया भर में S रैंक वाले सुपर हीरोज के बीच मुकाबला है, ताकि पता लगाया जा सके कि कौन सबसे अच्छा है। विश्व रैंक 34, रूसी भालू विश्व रैंक 48 बियॉन्ड होराइजन के खिलाफ है और विजेता जापान का नंबर 1 हीरो होगा। सूहो को यह दिलचस्प लगता है, लेकिन वह नहीं जानता कि यह सब क्या है। ड्राइवर इसके बारे में एक्साइटेड लगता है, जैसे कि यह उसके लिए कोई कॉमन बात नहीं है। सूहो को याद है कि कैसे डॉक्टर ने उसे बताया था कि दुनिया बहुत बदल गई है, लेकिन उसने इतनी बड़ी चीज की उम्मीद नहीं की थी। फिर ड्राइवर हंटर बनने की अपनी इच्छा बताता है, लेकिन वह बताता है कि उसकी शक्तियां अभी जागृत नहीं हैं, इसलिए वह अपनी बेकार नौकरी छोड़ नहीं सकता। सूहो उलझन में पूछता है कि वह किस बारे में बात कर रहा है। ड्राइवर को सूहो बेवकूफ लगता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि सूहो पिछले 10 सालों से यहां नहीं था। सूहो उससे इस बारे में सब कुछ बताने के लिए कहता है। फिर ड्राइवर उसे बताता है कि 10 साल पहले जब कोरिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक अलग दुनिया का दरवाजा खुला, उस दिन पृथ्वी कई अलग दुनियाओं से जुड़ गई और राक्षसों ने पृथ्वी पर हमला किया। यह इतना खतरनाक था कि एक ही दिन में पूरी मानव आबादी के 10% लोग मर गए। हर देश की सरकारों ने उन राक्षसों का मुकाबला करने के लिए सेनाएं तैनात कीं, लेकिन उनकी ताकत के सामने सेनाओं का कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन उस बड़ी आपदा के दौरान गायब हुए लोगों को बाद में शक्तियां मिली थीं और उन्हें अवेकनर ब्यूरो ने हंटर होने का लाइसेंस दिया गया था, जिनका काम था पैसे के बदले में इन राक्षसों को मारना। धीरे धीरे यह एक बड़े प्रोफेशन में बदल गया और हंटर्स ने संघ बनाना शुरू कर दिया। हंटर के बिना जीवन असंभव हो गया, क्योंकि वे ही एकमात्र ऐसे लोग थे जो राक्षसों का मुकाबला कर सकते थे। सूहो को हंटर्स का कॉन्सेप्ट
बहुत दिलचस्प लगता है क्योंकि वह दूसरी दुनिया में एक ताकतवर योद्धा था। सोहो ड्राइवर से पूछता है कि कोई भी हंटर कैसे बन सकता है। ड्राइवर इस पर हंसता है और समझाता है कि एक साधारण इंसान के लिए यह असंभव है। केवल जागृत शक्ति वाले ही हंटर बन सकते हैं और इसके लिए उन्हें अवेकनर ब्यूरो में हंटर की परीक्षा पास करनी होगी। सूहो ध्यान से ड्राइवर की बात सुनता है क्योंकि वह हंटर बनना चाहता है, लेकिन परीक्षा देना उसे मुश्किल लगता है। फिर टैक्सी ड्राइवर उसे वह घर दिखाता है जहां उसे जाना था। वह सूहो को वहां छोड़ देता है और अब सूहो 10 साल बाद अपने परिवार के किसी सदस्य से मिल सकता है। बिल्डिंग में प्रवेश करने से पहले वह घबरा जाता है। तभी एक बूढ़ी औरत उसे बाहर देखती है और उसे घूरने लगती है। सूहो को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, इसलिए चुप्पी तोड़ने के लिए वह उससे पूछता है कि क्या वह जुन्हो को जानती है। यह सवाल सुनकर उसे तुरंत गुस्सा आ जाता है और वह उसे गाली देना शुरू कर देती है और उसे बताती है कि इस नाम से यहाँ कोई नहीं रहता है। सूहो कुछ बोल भी नहीं पाया था कि महिला ने अपनी खिड़की बंद कर दी। सूहो को लगता है कि यह गलत पता है। जाने से पहले उसने अचानक गुणवू नाम के एक बच्चे की आवाज सुनी। बच्चा और बूढ़ी औरत उन गुंडों के बारे में बात करते हैं जो उन्हें रोजाना परेशान करते हैं। फिर सूहो अपना मेलबॉक्स चेक करता है और देखता है कि उसका भाई कर्ज में है। वह धीरे धीरे दूर जाने लगता है और वह सोचने लगता है कि असली ताकत क्या है, क्योंकि जिस दुनिया में उसने अपने आखिरी 10 साल बिताए थे वह पूरी तरह ताकत के बारे में थी। अब जब मैं इस दुनिया में लौट आया हूं तो पैसा हर चीज पर कंट्रोल पा चुका है और पैसा ही असली ताकत है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।